डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, थीम फॉर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के इस ट्यूटोरियल में जो कि चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ट्यूटोरियल्स हैं, हमें जो टॉपिक पिकअप करना है लगभग लगभग हम बुक के इस चैप्टर के अंत में पहुंच रहे हैं। वो है स्कल्पचर। स्कल्पचर एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हम किसी, जैसे मान लीजिए किसी स्टोन है, चाहे वो पहाड़ की चट्टानी क्यों ना हो, और या क्ले है, मिट्टी है या वुड है, तो हम उसमें अपनी छेनी और हथौड़े की मदद से उसमें हम डिफरेंट उसके शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको उसे कोई ना कोई आकृति हम दे देते हैं, तो उसी को स्कल्पचर कहा जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेंटिंग एंड आइडल मेकिंग। ये पहले से ही किसी सरफेस को लेकर उसमें ये फॉर्मेशन किए जाते हैं, छेनी और हथौड़े की मदद से उसमें खोद कर कार्विंग की जाती है, तो ये कार्व किया जाता है इस आर्ट में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें देखा है किस प्रकार से जो स्कल्पचर जो इंडियन आर्ट है, तो स्तूप्स में ना वो समय के साथ साथ बर्बाद होना शुरू हो गए, और कुछ लोगों ने भी क्या किया कि उनकी जो वैल्यूबल कार्विंग्स हैं, स्कल्पचर आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल वंडर्स हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूरोप ले जाना चाहते थे, यूरोप भी ले गए। और अमरावती जैसे स्तूप की तो हमने कहानी पढ़ी थी, किसी प्रकार से लोगों ने अपने बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कि लोग हु सॉ देम, तो जिन्होंने जिनकी इन पे नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि तो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही एंटीक हैं, बहुत ही अलग हैं, तो इन्हें वैल्यूबल समझा और वो उन्हें रखना चाहते थे अपने लिए। तो आज भी कोई वैल्यूबल कोई एंटीक पीस खुदाई में कुछ मिल जाती है ना, तो हम उसे कहीं ना कहीं बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू से हम देते हैं। तो वही हमें आगे पढ़ना है कि जो स्टोन है, स्टोन्स में कार्व करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, आकृतियाँ दी गई, मूर्तियाँ बनाई गई, ह्यूमंस की, एनिमल्स की। तो वास्तव में जब इन पे नज़र पड़ती है तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्कल्पचर देखने को मिलता है, कोई भी मूर्ति हमें देखने को मिलती है, तो उसका अंदाज़ा लगाना कि भाई ये किस सेंस में इसको बनाया गया है, ये प्रोडक्ट क्यों बनाया गया है, तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको मैच करने की कोशिश करें कि अगर क्या इससे रिलेटेड कोई टेक्सचुअल एविडेंस है क्या, टेक्सचुअल एविडेंस का मतलब ये हो गया कि मतलब कहीं कोई कथा या कोई शास्त्र है ना, कोई ग्रंथ जिसमें कुछ ऐसी कथा हो और उससे हम इसको मैच करा सकें, तो वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए स्कल्पचर को उसके टेक्सचुअल एविडेंस से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स होते हैं, है ना, वो अपने साथ स्क्रॉल लेके चलते हैं। स्क्रॉल का मतलब होता है कि जैसे ठीक मान लीजिए कोई बड़ा सा है ना कागज़ का पीस है और आपने उसे रील बना ली उसकी, तो वो छोटे फॉर्म में हो जाएगा। जब आपने खोलना शुरू किया तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो आई हैव सीन इट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। तो कुछ लोग उसे लेके घूमते रहते थे, जिन्हें हम जो जो स्क्रॉल होता था जिसमें चित्र वगैरह बने रहते थे लाइक अ रील, तो उसे चारण चित्र कहा जाता था। ये घुमक्कड़ कथावाचक होते थे, घूमते रहते थे, जगह जगह अपनी कहानियाँ सुनाते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे, बदले में कुछ ना कुछ इनको मिलता था। जिस घर में जाएंगे भाई कुछ ना कुछ तो उसे हम दाज दक्षिणा देंगे ही। और कभी कभी कपड़ों की जो स्क्रॉल लेके घूमा करते थे, पेपर की स्क्रॉल लेके घूमा करते थे जिनमें पिक्चर्स होती थी, और उन पिक्चर्स को पॉइंट करते करते वो अपनी कहानी बताते थे, क्योंकि विजुअल्स के जरिए ऑडियो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब इसमें 4.13 फिगर को देखने के लिए कहा गया है। अगर हम पहली बार में देखेंगे इस नज़ारे को, मतलब जो स्कल्पचर जो उसमें है, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है कोई रूरल सीन, कोई ग्रामीण सीन डिपिक्ट कर रहा है। अभी थैस्ट, क्योंकि उसमें छप्पर वाली झोपड़ियाँ हैं, पेड़ हैं। चलिए हम देख लेते हैं 4.13। ये है 4.13, और ये नदन गेटवे है, ये सांची की स्तूप का है नदन गेटवे, क्योंकि 4 गेटवे हमने बताए थे। तो यहाँ पे देखिए मतलब झोपड़ी टाइप की लग रही है, पेड़ वगैरह लग रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कोई ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, है ना। लेकिन अब इसे हम अगर अकेले खाली इसी को देख लेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कार्विंग दीज फॉर्मेशंस। तो देखें बुक में क्या बताता है। हाउएवर, लेकिन आर्ट हिस्टोरियंस हु हैव केयरफुली स्टडीड द स्कल्पचर, तो अब देखिए आर्ट हिस्टोरियन मतलब जो कला को ठीक से समझ सकते हैं, उनकी ट्रेंड कैपेबिलिटीज़ हैं। तो आर्ट हिस्टोरियंस भी होते हैं ना जो इसको समझने की कोशिश करते हैं, मतलब सबका अपना अपना एक एक्सपर्टीज़ का अपना फील्ड होता है। तो सब मिलकर कहीं ना कहीं पुराने समय में मिलने वाली चीज़ों से हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ना। तो हु हैव केयरफुली स्टडी, जिन्होंने इन स्कल्पचर को ठीक से स्टडी किया है, सांची की स्तूप की यहाँ बातचीत हो रही है ना, सांची को, तो वो मतलब स्टडी किया और टेक्सचुअल एविडेंस से मैच कराया गया होगा, तो देखा गया होगा कि एक सीन है और ये वेशांतर जातक से लिया गया। जातक जो कथाएं हैं जिसमें गौतम बुद्ध के जो पूर्व के जन्म हैं, जिन्हें बोधिसत्व हम कहते हैं ना, तो उसकी कथाएं हैं और हर कथाओं में कोई ना कोई मॉरल है, तो उस कथा से ये मैच करता है। और इसमें बताया गया है कि इस कथा में एक बहुत ही उदार राजकुमार होता है। उदार का मतलब दानी होता है, और वो हु गिव अवे एवरीथिंग टू ए ब्राह्मण, वो किसी ब्राह्मण को अपनी सारी की सारी दौलत संपत्ति सौंप कर, और उसके बाद वो फॉरेस्ट में रहने के लिए चला जाता है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, है ना। तो
वो चीज़ उसमें दिखाई गई है और आप देख सकते हैं वहाँ पे चित्र में। तो अब देखिए इस मामले में जो है हिस्टोरियंस को कहाँ से मदद मिली? हिस्टोरियंस को मदद मिली मीनिंग इस स्कल्पचर आर्ट का समझने का, जब उन्होंने उसे टेक्सचुअल एविडेंस से मैच कराया। आगे चलते हैं सिंबल्स ऑफ वर्शिप, मतलब डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले आर्ट फॉर्म्स, तो वो सिंबल्स ऑफ वर्शिप हैं। तो हमें पढ़ना है, जैसे हिंदूज़ में स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं जो स्कल्पचर आर्ट वगैरह की स्टडी करते हैं, तो टू एक्वायर फैमिलिटी विद द हैजियोग्राफीज़, हैजियोग्राफीज़ बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी सन्यासी रिलीजियस पर्सनैलिटी की जो बायोग्राफी होती है, जीवन चरित्र होता है, उसे हैजियोग्राफी कहा जाता है। तो बुद्ध की हैजियोग्राफी हो जाएगा बुद्ध चरित्र, है ना? तो बुद्ध के जीवन के बारे में जानने की कोशिश की गई है ना, जिससे कि ये समझा जा सके कि जो बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर हैं, वो वास्तव में है क्या? तो बुद्ध के हैजियोग्राफीज़ के अनुसार जो है बुद्धा को जो है एनलाइटनमेंट, जो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो एक पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। और अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना, कि कौन सा पेड़ था, कैसे क्या था, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। और मैनी अर्ली स्कल्पचर्स जो शुरू में जो ये मूर्ति कला वगैरह का निर्माण करते थे ना, जो शेप देते थे स्टोन्स में, तो उन्होंने बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया, मतलब बुद्ध को डायरेक्ट उनका रिप्रेजेंटेशन ना करके। और शुरू में जब बुद्ध की बात थी, तो डिफरेंट सिंबल से उनकी टीचिंग्स को, उनके जीवन को दिखाने की कोशिश की गई। दे शोड हिज प्रेजेंस थ्रू सिंबल्स। तो गौतम बुद्ध के प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को सिंबल्स के रूप में दिखाया गया, यानी गौतम बुद्ध को एक आइडल और मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया गया। अब इसमें दिया गया है कि द एम्प्टी सीट 4.14, यहाँ फिगर दी गई है कि यहाँ पे एक एम्प्टी सीट है, मतलब खाली स्थान है, वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, कि बुद्ध यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे उनका चित्र, वहाँ मतलब वहाँ पे उनकी स्कल्पटिंग नहीं की गई, वहाँ उनकी मूर्ति को नहीं गढ़ा गया। स्कल्पचर का मतलब होता है कि हम मूर्तियों को गढ़ते हैं किसी सरफेस पर छेनी हथौड़े के माध्यम से, और स्तूप भी उसके अंदर है। तो 4.15 है ये 4.14, पहले 4.14 देखते हैं हम। तो देखिए ये 4.14 फिगर है, ये जो यहाँ दिया गया है फार राइट। तो ये है 4.14 फिगर, और इसमें ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस खाली दी गई है, और बुद्ध जी यहाँ पर मतलब वो मेडिटेशन में है, लेकिन यहाँ पे लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो 4.15 फिगर है ना, ये वाली, तो इसमें वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिवन्ना, यानी महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है, ये 4.15 में है, ये मिडिल में है। तो ये चीज़ शो कर रही है ना, ही इज़ गोइंग, मतलब अपवर्ड टुवर्ड द स्काई, जैसे हेवन में जा रहे हैं वो। और उसके बाद एक और फिगर है कि अनदर फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल बाय, ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। व्हील जो कि बहुत ही फेमस है, मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इस व्हील को जाना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पहचान है। दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, है ना, डिलीवर्ड एट सारनाथ। तो सारनाथ में जो कि पहला उन्होंने अपना, जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, तो अपने शिष्यों को उन्होंने प्रवचन दिया था। तो ये है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन, तो ये दिखाया गया यहाँ पे, ये बहुत ही फेमस है। इसकी जो स्पोक्स हैं, मतलब अलग अलग देखने को मिलती हैं, और ये वैसे अलग हिंदूज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धों के लिए ही है। सारनाथ आप ज़रूर जाइए, वाराणसी अगर आप जाते हैं तो सारनाथ जा सकते हैं। मैं गया हूँ वहाँ पर, और बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में तो वहाँ का स्तूप नहीं है, बट हिस्टोरिकल साइट है, और म्यूज़ियम वगैरह वहाँ देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी जानकारी मिली, बहुत ही पुरानी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, इस व्हील को गौतम बुद्ध ने चलाया, इस चक्र को मोशन में, मतलब ही स्टार्टेड द मोशन ऑफ दिस व्हील। और इस व्हील के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। गौतम बुद्ध को शुरू में तो इसे गौतम बुद्ध को ही रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिया गया, बाद में फिर गौतम बुद्ध को जो ह्यूमन फॉर्म में बनाना शुरू किया, तो फिर ये उनकी टीचिंग्स को, अगर इसमें 8 अगर आप तिल्लियाँ रखते हो तो 8 नोबल पाथ को शो करता है। तो ऐसे ऐसे इसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, बट शुरू में ह्यूमन फॉर्म में ना दिखाकर इनके माध्यम से उन्हें दिखाया जाता था उनके जीवन चरित्र को। एज इज ऑब्वियस सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तब आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार के जो स्कल्पचर्स हैं, इस प्रकार के जो मूर्ति कलाएं हैं जिन्हें गढ़ कर बनाया जाता है पत्थरों पर, तो कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, तो हम इन्हें सिर्फ देख कर नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए द ट्री डज नॉट स्टैंड, अब जैसे यहाँ पे पेड़ है ना, तो अब मान लीजिए हमको गौतम बुद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इस प्रकार से मिल जाए और कहा जाए कि भाई गौतम बुद्ध का है, तो अगर हमें ये पता है कि भाई गौतम बुद्ध को एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हम ज़रूर इसको एसोसिएट करेंगे कि ये बोधि वृक्ष रहा होगा। जगह जगह जहाँ वृक्ष हैं वो बोधि वृक्ष के पर्याय हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल नहीं पता तो हम सोचते रह जाएंगे, अरे पेड़ है, ऐसी क्या मतलब हो सकता है इसका। तो जनरल पेड़ नहीं है यहाँ पे, इट इज़ नॉट अ सिंपल ट्री, इसका कुछ मकसद है, बट सिम्बोलाइजेज एन इवेंट इन हिज लाइफ, कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ी घटना है।
इनलाइटनमेंट उनको इस पेड़ के नीचे प्राप्त होता। आज आप जाएँ तो उस पेड़ की ओरिजिनल पेड़ तो नहीं है, बट उस पेड़ की ही टहनियों से उपजाया हुआ पेड़ आपको मिल जाएगा। बोध गया जाइए वहाँ पे, इसे बोध ट्री, महाबोधि ट्री ना, ट्री ऑफ अवेकनिंग। तो बोध गया जो बिहार में, वहाँ आप देख सकते हैं जाके। तो इसलिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, मतलब इन सिंबल्स को समझने के लिए कि इन मूर्ति कलाओं में जो चीज़ें मिल रही हैं उनका क्या मतलब है, तो जो हिस्टोरियंस हैं यहाँ पे, आर्ट हिस्टोरियंस खासकर, हैव टू फैमिलराइज देमसेल्स विद द ट्रेडिशंस ऑफ दोज हु प्रोड्यूस दीज वर्क्स। तो जिन शिल्पकारों ने, है ना, इन स्कल्पचर्स को बनाया होगा, तो उनके मन में क्या, मतलब क्या थॉट्स चल रहे होंगे, और तो उस समय के ट्रेडिशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेडिशन को समझने के लिए हमें टेक्सचुअल एविडेंस को स्टडी करना पड़ता है। यानी जो जो हिस्टोरियंस हैं, उन्हें कलाकार जो हैं, शिल्पकार हैं, उस समय चलने वाली परंपराओं को जानना पड़ता है। अब ट्रेडिशंस कई बार आता रहा है ना, जब उस समय का जो चाल चलन था, क्या चीज़ें ट्रेंड में थी, वो उस समय की ट्रेडिशंस हो जाती हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में उस समय क्या था उसको स्टडी करना पड़ता है। अब जैसे आगे चल के हीनयान, महायान ना में बट गया, वो ट्रेडिशंस में चेंजेज आ जाते हैं। आगे चल के हम इसी चैप्टर में देखें किस प्रकार से हिंदुइज्म है, उसमें भी कितने चेंजेस समय के साथ साथ आने लगे। तो ट्रेडिशंस में चेंजेस आते हैं। तो उस समय के जो शिल्पकार थे, वो उसकी सोच के किस परंपराओं का पालन करते थे, तो उसे समझना पड़ता है। पॉपुलर ट्रेडिशंस अब हम समझ ही लेते हैं, है ना, जिन ट्रेडिशंस की हम यहाँ बात कर रहे थे। यानी जो लोक परंपराएं, जनरली जो पीपल थे, तो उनकी उनकी एक्टिविटीज़ क्या रहती थी उस वक्त, रिलीजियस एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, उनके फेथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़, सोच विचार व्यवहार, वो सब ट्रेडिशंस में आ जाएगा। कोई चीज़ ट्रेंड में आती है या फिर लंबे समय तक वो चलती चली जाती है, तो ट्रेडिशन बन जाती है, परंपरा बन जाती है, अगर वो यूज़ में है काफ़ी लंबे समय से। तो अदर स्कल्पचर्स एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज़। तो अब यहाँ से समझना शुरू करिए कि जो मूर्ति कला में, जो स्कल्पचर्स में सांची पर चीज़ें मिली हैं, शायद वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट आइडियाज़ से प्रेरित नहीं थी। मतलब 100% दे वर नॉट, द आइडियाज़ वर नॉट सोर्स्ड फ्रॉम बुद्धिज़्म। यानी कि जो वहाँ पे जो गेटवे है, गेटवे में जो मूर्तियाँ बनी हैं, अब चूँकि हिंदुइज़्म में हम ऑलरेडी चल ही रहा था, जैन ऑलरेडी परंपरा थी ही, तो इनकी ट्रेडिशन अलग, इनकी ट्रेडिशन अलग, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एक नया बन के आया था। तो जो जो तोरण द्वार हैं, जो सांची स्तूप की यहाँ बातचीत हो रही है, उसमें जो स्कल्पचिंग देखने को मिलती है, जो मूर्तिकला देखने को मिलती है, जो मूर्तियाँ उसके अंदर बनी हुई हैं, तो वो बुद्ध से, मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को तो शो करती ही करती हैं, लेकिन साथ ही साथ जैन से या हिंदुइज़्म से भी, परंपराओं से भी उनको लिया गया। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि दीज इंक्लूड ब्यूटीफुल वीमेन, क्योंकि उसमें ब्यूटीफुल वीमेन को भी दिखाया गया, जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पे हम, तो स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ अ गेटवे, तो ये गेटवे पे एक तरफ से वो झूल रही है पेड़ की टहनी से, होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। 4.17 फिगर है जो अभी हम देख रहे थे। तो शुरू में स्कॉलर, अब जैसे ये फिगर उन्हें देखने को मिली, अब इसको देखकर हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि यार इसका क्या मतलब हो सकता है, जर्नल है या कुछ इसका मतलब हो सकता है। अगर कहीं पढ़ने को किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में मिल जाए कुछ कहानी इस टाइप की, तो समझ में आ जाता है। तो स्कॉलर्स वर अ बिट इंट्रीग्ड मतलब होता है कि इसके प्रति वो अट्रैक्टेड तो हुए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। तो उनकी जो असमंजस की स्थिति थी, है ना, कि वो परेशान थे कि किसके लिए, किस चीज़ के लिए, क्या मतलब हो सकता है। तो इस तरह का जो अट्रैक्शन आपका बनता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रीगिंग अबाउट दिस इमेज। इस इमेज को समझने की कोशिश कर रहे थे, विच सीम टू हैव लिटिल टू डू विद द रिनंसिएशन, क्योंकि जो आर्ट है, बुद्धिस्ट आर्ट है, इसका रिनंसिएशन से तो कोई लेना देना था ही नहीं। रिनंसिएशन मतलब होता है कि सन्यासी बन जाना, दुनिया छोड़ देना, त्याग तपस्या से तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसमें स्त्री का इस तरह का क्या मतलब है। हाउएवर आफ्टर एग्जामिनिंग, लेकिन फिर बाद में इसे जांचा परखा गया, इसीलिए इसको इंट्रीगिंग बताया गया कि मतलब सब कुछ तो समझ में आता है, बट वाई दिस वुमन इन अ हैप्पी मूड स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री। तो बुद्धिज़्म में ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो आजमाइश की गई, समझने की कोशिश की गई, और अदर लिटरेरी ट्रेडिशंस को देखा गया, मतलब जो अदर जो ग्रंथ वगैरह है ना, उनमें ढूंढा गया। दे रियलाइज दैट इट कुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन संस्कृत एज शाल भंजिका। तो उन्होंने जाना कि संस्कृत के ग्रंथों में एक साल भंजिका नाम की स्त्री का जिक्र है, शायद ये वो हो सकती है, क्योंकि इसे शुभ माना गया है। क्योंकि जो लोक परंपरा है उसमें जो विश्वास है कि ये जो साल भंजिका होती हैं, मतलब खाली यही एक मूर्ति नहीं है, साल भंजिका की बहुत सी जो है स्कल्पचर में मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी अगर आप ढूंढेंगे नेट पे। तो दिस वॉज अ वुमेन, ये साल भंजिका उस स्त्री को कहा जाता था हु टच्ड कॉज ट्रीज टू फ्लावर, कि अगर वो किसी पेड़ को छू लेती थी तो उसमें फूल खिल जाते थे और उसमें फल आना शुरू हो जाते थे। मतलब इट इज़ लाइकली दैट दिस वॉज रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशस। और अगर इस तरह से उस स्त्री के टच से होता है तो निश्चित है कि वो शुभ संकेत होगा। तो साल भंजिका वजह
ऑस्पिसस सिंबल एंड इंटीग्रेटेड इन द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा। तो स्तूप के डेकोरेशन में उसे शामिल कर लिया गया क्योंकि इट वाज ऑस्पिसस। मैंने ये भी पढ़ा है कि साल भंजिका यानी मतलब मेडन, मतलब स्त्री जो है वो जाए उसको पैर से टच करे या हाथ से टच करे तो वो ब्लूम करना, फल आना, तो एक प्रकार से नेचर की फर्टिलिटी को शो करता है, क्रिएशन को शो करता है, मतलब सृष्टि को बढ़ाने वाला एक ऑस्पिसस इफेक्ट को क्रिएट होता है साल भंजिका से। तो साल भंजिका मोटिव का मतलब होता है कि कोई भी आर्ट का फॉर्म जो कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया हो तो वो एक मोटिव हो जाता है, प्रतीक हो जाता है। तो साल भंजिका का जो प्रतीक है, जो मोटिव है, आर्ट फॉर्म में वो होना चाहिए, है ना, एक डिज़ाइन फॉर्म में, पैटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सजेस्ट दैट मैनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज़्म इनरिच्ड। तो अब साल भंजिका का बुद्धिस्ट स्कल्पचर डेकोरेशन में शामिल करने का मतलब ये है कि इससे पता चलता है कि मैनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज़्म, जो अपना पिछला जो भी उनका जो फेथ था उसको छोड़कर जो बुद्धिज़्म में आए, तो उन्होंने इसे और समृद्ध किया। समृद्ध कब होता है? जब उनमें चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को जोड़ते हैं तो कोई चीज़ और इनरिच होती है। तो दे आर ओन प्री बुद्धिस्ट। तो बुद्ध को अपनाने के पहले, बुद्ध धर्म को अपनाने के पहले जो उनका पहले का जो फेथ था, उसकी जो परंपराएं थी, उसको साथ लेके आए। एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स, इसके अलावा मतलब बुद्ध के अलावा भी जैसे जैन परंपराएं थी, तो उनके आचार व्यवहार को भी उन्होंने लिया। आप प्रैक्टिसेज एंड आइडियाज़, उनकी प्रैक्टिसेस को लिया, उनके आइडियाज़ को लिया, मतलब दूसरों के विश्वासों, प्रथाओं, मतलब अन्य लोगों के भी जो विश्वास क्या थे, उनकी धारणाएं क्या थी, उनकी प्रथाएं क्या थी, है ना, उन सब को लिया। तो इस प्रकार से कहा जाए तो ये जो स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये और बहुत ही इनरिच हुआ, बौद्ध धर्म को और समृद्ध किया। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि नेचुरली हम अलग थलग ना पढ़ें बल्कि और लोगों को मिलाकर हम अपने को और समृद्ध कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी है, तो इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसमें हिंदी के भी वर्ड शामिल हैं, कुछ उर्दू के भी वर्ड शामिल हैं, और वो उसमें शामिल करते चले जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी रिच होती चली जा रही है इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश की। आज उसमें आपको राजा शब्द मिल जाएगा, आज उसमें पंडित शब्द मिल जाएगा, आपको लोफर शब्द मिल जाएगा, फ़कीर शब्द मिल जाएगा, ये सब इंग्लिश के वर्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से प्री बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट आइडियाज़, प्रैक्टिसेस, बिलीफ से उन्होंने बौद्ध धर्म को और समृद्ध बनाया। सम ऑफ द रिकरेंट मोटिव्स, मतलब बार बार जो उसमें प्रतीक मोटिव्स दिखाई देते हैं स्कल्पचर में, आर्ट फॉर्म में, जो सांची के यहाँ पे स्कल्पचर की हम बात कर रहे हैं, तो वह एविडेंटली डिराइव फ्रॉम दीज ट्रेडिशंस। तो इन्हीं परंपराओं से कई उसमें आर्ट फॉर्म्स, मोटिव्स उसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेंगे जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के नहीं हो सकते हैं, अदर ट्रेडिशन लिए गए। देयर आर अदर इमेजेस एज वेल, और भी इमेजेस हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शंस ऑफ एनिमल्स। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, इन्हें बहुत ही फाइनेस्ट तरीके से दिखाया गया है। अब इनमें कई हैं, जैसे मान लीजिए एनिमल्स में एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेज हैं, मंकीज़ हैं, कैटल। तो अब जातक में कथाएँ तो हैं, कथाओं में एनिमल्स का भी काफ़ी जिक्र है। तो कंटेन सेवरल एनिमल स्टोरीज दैट आर डिपिक्टेड इन सांची। तो सांची में वो जो जातक कथाओं में जिन एनिमल्स का जिक्र है उनको तो शामिल किया गया। इट इज़ लाइकली दैट मैनी ऑफ दीज एनिमल्स वर कार्व्ड टू क्रिएट लाइवली सीन्स टू ड्रॉ व्यूअर्स। और ये माना जा सकता है कि शायद जो सांची की स्तूप है में जो डोर पे, वहाँ पे जो ये फॉर्म्स बनाई गई हैं, आर्ट फॉर्म्स बनाई गई हैं, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं जानवरों की, शायद ये इसलिए बनाई गई होंगी कि भाई एनिमल्स को देखकर लोग आकर्षित होंगे, आएंगे। शायद आकर्षित करने के लिए दर्शकों को ये बनाया गया होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। आल्सो एनिमल्स फॉर ऑफन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ह्यूमन एट्रीब्यूट मतलब होता है कि जो मानव के गुण होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी जानवरों को यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स हैं, तो वह डिपिक्टेड एज, जैसे आज कहा जाता है किसी को उल्लू कह देते हैं, तो हम ये समझ के कहते हैं कि बेवकूफ़ है। तो उल्लू एक प्रकार से किसी की मूर्खता को रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि मैंने पढ़ा है कि उल्लू तो बड़े वाइज होते हैं। गधा बहुत ही फेमस है, किसी को गधा कह देते हैं। अब गधा एक एनिमल है और इट इज़ ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसी मूर्ख को ही रिप्रेजेंट करता है जो जल्दी ना समझता हो, ढीला ढाला और डल हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे यहाँ पे हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट जो है वो स्ट्रेंथ और विजडम का प्रतीक है, ताकत का भी प्रतीक है और बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। वैसे इसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने और हाईलाइट नहीं किया। हमने देखा कि पहले समय में जो वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स थे, तो वो अपने साथ स्क्रॉल लेके घूमा करते थे, कागज़ के, मतलब पेपर के बने हों या क्लॉथ के बने हों, जिनमें चित्र बने होते थे, इसलिए इनको चारण चित्र भी कहा जाता था। और फिर उसकी मदद से वो स्टोरी अपनी बताते थे। 4.13 फिगर के बारे में कहा गया था। 4.13 फिगर में हमने देखा कि जो स्कल्पचर्स हैं, जो उसमें मूर्तियाँ बनाई गई, उसे लगता है कि कोई ग्रामीण सीन होगा, कोई रूरल सीन होगा, क्योंकि उसमें थैच ढट थी, पेड़ थे। लेकिन हिस्टोरियंस, जो आर्ट हिस्टोरियंस होते हैं ना,
जब उन्होंने उसको केयरफुली स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जो स्कल्पचर है सांची का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसा सीन है जो वेशांतर जातक से लिया गया है, जिसमें एक बहुत ही उदार राजा होता है, हु गेव अवे एवरीथिंग, जिसने सब कुछ अपना दान में दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद वो अपने पूरे परिवार समेत जो है लिव इन फॉरेस्ट में रहने के लिए चला गया, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इससे पता चलता है कि ये है सीन जो हम बता रहे थे आपको। इससे पता चलता है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें मदद मिलती है टेक्सचुअल एविडेंस से चीज़ों को समझने में, जो मीनिंग ऑफ स्कल्पचर को समझने में, ठीक है। इसके बाद हम सिंबल्स ऑफ वर्शिप में आए तो हमने देखा कि शुरू में जो बुद्ध थे, तो बुद्ध के मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को समझने के लिए जो डिफरेंट सिंबल्स यूज किए गए हैं, उसके लिए जो हिस्टोरियंस हैं तो वो हैजियोग्राफीज़ का सहारा लेते हैं। बुद्ध की हैजियोग्राफी का मतलब होता है कि बुद्ध की जो बायोग्राफी है, उनका जो जीवन चरित्र है, ऐसा वो इसलिए करते हैं टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर की। बुद्ध में, गौतम बुद्ध के ट्रेडिशंस में सांची के स्तूप में या किसी भी स्तूप में जो डिफरेंट मूर्तियाँ मिलती हैं बनी हुई, तो उनका क्या मतलब है। और फिर उसके हिसाब से उन्होंने ये जाना कि उनको इनलाइटनमेंट मिला, ज्ञान मिला, मतलब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई एक पेड़ के नीचे जब वो मेडिटेट कर रहे थे। लेकिन जो शुरू की जो मूर्ति कलाएँ हैं, शुरू में जो गढ़कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उसमें गौतम बुद्ध को मोनोफॉर्म में नहीं दिखाया गया, बल्कि उनको खुद को और उनकी टीचिंग्स को डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। तो मतलब डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, इसको आपको याद रखना है, बल्कि इंस्टेड दे शोड हिज प्रेजेंस थ्रू सिम्बल्स। इसमें कुछ सिंबल की बात है, यहाँ पे 4.14 फिगर की बात है, 4.15 फिगर की बात है, 4.16 फिगर हम देख चुके हैं। सिंबल्स में एक जगह हमने देखा कि एम्प्टी सीट है, और एक जगह हमने देखा कि महापरिनिर्वाण को वो शो करने वाला ये 4.1 फिगर है, और 4.16 फिगर में हमने देखा कि वहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन की बात की गई, स्टूड फॉर द सर्मन ऑफ द बुद्धा। यहाँ पे एक व्हील की बात की गई है, सिंबल वॉज द व्हील, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता चला आ रहा है, जो उन्होंने सारनाथ में अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था, डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन, वो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से है। तो इन्हें हम देखकर वैसे नहीं समझ सकते जब तक कि हमें कहीं कुछ इसका टेक्सचुअल एविडेंस ना मिले। यहाँ पे फिर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक ट्री, यहाँ पे जो ट्री दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये जो ट्री है, तो अब टेक्स्ट से बुद्धचरित्र से हमें पता चलता है कि भाई ये निश्चित है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उससे पेड़ का महत्व बढ़ जाता है। तो वो कोई सिंपल ट्री नहीं था, बल्कि सिम्बोलाइजेज, जो ट्री जो है ना, इट सिम्बोलाइजेज इवेंट इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो हिस्टोरियंस को फैमिलराइज करना पड़ता है अपने आप को, देमसेल्व्स को, ट्रेडिशंस ऑफ दोज हु प्रोड्यूस्ड दोज वर्क्स। तो जिन लोगों ने इन मूर्ति को बनाया था, उस समय उन किन परंपराओं का पालन करते थे, कौन सी परंपराएं चलती थी, क्या रीति रिवाज चाल चलन उस वक्त थे। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे पॉपुलर ट्रेडिशंस, जो लोक परंपराएं थी, मतलब लोगों के जीवन, नॉर्मल जीवन में उनके जो डिफरेंट मत, सोच, विचार, व्यवहार, उनके बारे में है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अदर स्कल्पचर्स और मूर्ति कलाओं को हम सांची में देखें तो हम ये पाते हैं कि उसमें जो सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं, वो सब की सब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से प्रेरित नहीं है, बल्कि इंस्पायर्ड बाई, मतलब नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट, ऐसा माना जाता है। तो इसमें वीमेन की बात की गई है, ब्यूटीफुल वीमेन की मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो झूल रही है फ्रॉम द एज ऑफ ए गेटवे। तो हमने देखा कि भाई ये जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की नहीं है, क्योंकि स्त्री का इस तरह का वहाँ पे कुछ खास मतलब मिलता नहीं कि बौद्ध टीचिंग्स में इस टाइप, मतलब बुद्ध से उसको जोड़ ही नहीं पा रहे थे। तो वो बहुत इंट्रिगिंग थी उनके लिए कि समझना मुश्किल है, असमंजस में थे लोग। बाद में पता चला कि एक शाल भंजिका है जिसका जिक्र संस्कृत में है, और इसे ऑस्पिसस माना जाता है, क्योंकि अगर वो किसी वो वुमेन टच कर देती है तो ट्री में फ्लावर आ जाते हैं एंड बियर फ्रूट। आगे चल के हमने देखा कि इसको इसलिए शामिल किया गया साल भंजिका को स्तूप में कि स्तूप और समृद्ध हो जाएगा, इनरिच हो जाएगा, और शुभ वाली बात भी इसके अंदर आ सकती है। और ये अच्छी बात है, मतलब बहुत ही एकदम कट्टर नहीं है कि मतलब हमें कुछ और किसी से कुछ मतलब ही नहीं है। समृद्ध करने के लिए हमें दुनिया में इस तरह के वैल्यूबल चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये साल भंजिका जो है एक मोटिफ है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि मैनी पीपल हैं, तो जो बौद्ध धर्म है उसको उन्होंने और समृद्ध बनाया और रिच बनाया। कैसे? प्री बुद्धिस्ट आइडियाज़ से, प्रैक्टिसेस से, और नॉन बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट तो है ही है, इसके अलावा प्री बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के पहले क्या था, और जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे उन ट्रेडिशंस में उन लोगों के क्या आचार विचार थे, और जो बौद्ध धर्म को तो मान ही रहे उनका अलग है, तो उनके बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, आइडियाज़ को उन्होंने शामिल किया। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, है ना, मोटिव्स के, जिन्हें रिकरेंट मोटिव्स कहा गया, जिनसे पता चलता है कि ये ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे, अदर ट्रेडिशंस को शामिल करना स्कल्पचर में, मूर्ति कला में।
तो यहाँ पर दिया गया है कि कई ऐसी इमेजेस हैं एज़ वेल जो बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, एनिमल्स इसमें शामिल हैं। लेकिन ये कहा गया है कि जैसे हॉर्सेस हैं, मंकीज़ हैं, कैटल हैं, है ना? और जातक कथाओं में इनका ज़िक्र है, तो शायद इन्हें इसलिए शामिल किया गया था एनिमल्स को कि एनिमल्स वर कार्व्ड टू क्रिएट लाइवली सीन्स टू ड्रॉ व्यूअर्स, तो शायद लोग, है ना? लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे इनकी तरफ। और इसके अलावा जो एनिमल्स थे वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी था, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, मानव के जो गुण हैं, उन्हें जोड़ा जाता था जानवरों से। जैसे एलिफेंट्स है, तो एलिफेंट को मतलब इट सिग्निफाइड, इट रिप्रेजेंटेड स्ट्रेंथ, ताकत का भी वो प्रतीक है और ज्ञान का भी प्रतीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब हमें फिर से पढ़ना है। एक और मोटिव की बात की गई है, इसमें भी वुमेन है और ये चौथ तरफ जो है वो कमल के फूलों से और एलिफेंट से घिरी हुई है। ये 4.19 फिगर है, तो 4.19 फिगर हम देखते हैं कौन सी है, ये है ना? देखिए यहाँ पे कमल के फूल भी हैं और हाथी भी हैं। अब यहाँ पे हालांकि पहले लिख दिया गया है गजलक्ष्मी, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको देखा, अब समझने की कोशिश की, अगर टेक्स्ट में कोई एविडेंस मिल जाता है तो कहना ही क्या है। तो वी सीम टू बी स्प्रिंगलिंग वाटर, वो पानी छिड़क रहे हैं, है ना? और एज इफ परफॉर्मिंग अभिषेक, जैसे पानी छिड़क कर वो अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक जो है कि हिंदुज़म में, है ना, जल अर्पित करने की एक परंपरा है। टीका लगाया जाता है, उसे भी अभिषेक की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब अभिषेक कर रहे हैं। और कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है कि मतलब होली बनाना उसको, है पवित्र। वाइल सम हिस्टोरियंस, अब कुछ हिस्टोरियंस जो हैं उसे पहचाने, मतलब उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये माया की फिगर है, मतलब जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था बुद्धा को। कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो मतलब ये स्कल्पचर है, जो मूर्ति बनाई गई है, ये गजलक्ष्मी देवी से लिया गया। अब गजलक्ष्मी जो है ये हो गई अदर ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन में हो गया, प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन आप कह सकते हो। और अगर हम माया को मानते हैं तो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जुड़ जाएगी। हमारे यहाँ जो लक्ष्मी हम कहते हैं ना एक प्रकार से, हालांकि गजलक्ष्मी हो सकता है कोई दूसरी हो, तो उनको भी कमल उमल पे बैठा दिखाया जाता है और हाथी उथी भी रहते हैं, गजलक्ष्मी देवी। और लिटरली द गॉडेज ऑफ गुड फॉर्चून, और ये किस्मत, भाग्य बनाने वाली देवी है, सौभाग्य लाने वाली। हो इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स, और इनको एलिफेंट से जोड़ा गया है। तो एलिफेंट्स जो है पहचान है, अब जैसे हिंदू सरस्वती हैं तो उनका हंस है, गणेश जी हैं तो चूहा है। एनिमल्स देवताओं के साथ जुड़े हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी नेचर को साथ रख कर चलने की परंपरा है ये। इट इज़ पॉसिबल दैट ये भी संभव हो सकता है कि क्योंकि हम यहाँ पे परंपराओं की बात कर रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट परंपराएं हैं वो अन्य परंपराओं से भी प्रभावित थी। उनकी जो स्कल्पचर, जो मूर्तिकला थी, प्रभावित थी। कि डिवोटीज जो सॉ दीज स्कल्पचर्स, जो डिवोटी इन स्कल्पचर्स को देखते थे, कहने का मतलब है कि चाहे वो मतलब जो उनके भक्त थे, जो उपासक थे, जो पूजा वगैरह करते थे, तो वो इन्हें शायद दोनों से जोड़ते हों, माया भी मानते हों और गजलक्ष्मी भी मानते हों। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया कंसीडर थ्रू द सरपेंट। अब यहाँ पे सांप की बात की गई है, विच इज़ फाउंड इन सेवरल पिलर्स, तो कई पिलर्स में इसको बनाया गया है। सांची के स्तूप की बात की जा रही है। अब ये जो है 4.21 फिगर देखा जाए, 4.21 ये रहा, है ना। आप जाइए भैया, खूब घूमिए सांची का स्तूप वगैरह। अब इसको क्या समझा जाए, अब ये जो बताएंगे यहाँ लिखा होगा वही हम समझेंगे। ये जो आर्ट फॉर्म है, डिज़ाइन है, पैटर्न है, रिपीट होते हैं, सीम्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशन, तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय परंपरा से लिया गया है। विच वर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट, मतलब सारी परंपराओं का ग्रंथ में जिक्र नहीं है, मुख्य मुख्य परंपराओं का जिक्र होता था ग्रंथ में। तो ये शायद ऐसी परंपरा का हिस्सा है जिसका जिक्र मेंशन टेक्स्ट में ना होता होगा। तो इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन, अब जैसे यहाँ पर आप जिसको ज़रा ध्यान से समझिए इसे, कि टेक्स्ट में कोई एविडेंस इसका नहीं मिल रहा है इस प्रकार के सांप का, तो अब समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक हिस्टोरियंस, मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस, यानी जो कला पर जो लिखने वाले हिस्टोरियंस है ना, वो इसमें जेम्स फर्गुसन का नाम है, कंसीडर्ड सांची टू बी ए सेंटर फॉर ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप। तो उन्होंने देखा कि भाई सांची में जो बना हुआ है सब कुछ, वो कहीं ना कहीं ऐसा केंद्र रहा होगा जहाँ पर वृक्षों की और सांपों की पूजा की जाती होगी। ही वॉज नॉट फैमिलियर विद बुद्धिज्म, अब उन्होंने सिर्फ उसको मूर्तियों को देखा और उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि यार कुछ ग्रंथों में भी इनके बारे में जिक्र है कि नहीं है। और ऐसा उन्होंने जानबूझकर चढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि देखिए अगर मतलब क्रिश्चियंस हैं तो ये हो गया कि भाई क्रिश्चियनिटी सबसे ऊपर है, तो आप दूसरों को नीचे रखने की कोशिश के लिए बेवजह के भी कारण गिनाओगे। मतलब ये बहुत ही बड़ा मतलब भ्रम लोगों के मन में भर जाता है कि जिस फेथ को वो मानते हैं, है ना, अब जैसे ईसाई हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है, तो होंगे ऐसे गुरूर वाले जिन्हें लगता हो कि बाकी सब तो नीचे ही हैं, बस हम ही सबसे ऊपर हैं। तो ऐसा नहीं था कि जेम्स फर्गुसन के साथ, ऐसा था कि ही वॉज नॉट फैमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर, लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर से वो परिचित नहीं थे।
जातक कथाओं को उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो मोस्ट ऑफ इच हैड नॉट येट बीन ट्रांसलेटेड, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर का ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। क्योंकि अब देखिए ट्रांसलेशंस क्या होता है कि और लोग जो और भाषाएं जानते हैं उनको पढ़ पाते हैं। तब एंड अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन निकाला कि भाई इट इज़ ए सेंटर ऑफ वेयर ट्रीज एंड सर्पेंट्स आर वर्शिप, और सिर्फ स्टडिंग ओनली द इमेज ऑफ देयर ओन, तो सिर्फ इमेजेस को, मूर्तियों को देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। और कितना गलत अंदाज़ा लगाया उन्होंने। ट्री का कुछ और रिप्रेजेंटेशन है, सरपेंट का तो बताया जा रहा है कोई परंपरा का हिस्सा होगा, हो सकता है सांपों की पूजा वगैरह की जाती है। भाई देखिए हिंदुज़म में तो है, नाग देवता माना जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा कि एक मोटिफ की और बात की गई है जिसमें एक वुमन है और वो घिरी हुई है कमल और हाथियों से। तो बाद में पता चला कि ये जो या तो माया हो सकती हैं जिन्होंने पाल पोस कर बुद्धा को बड़ा किया था, या फिर वो जो हिंदुज़म में जो गज लक्ष्मी देवी की बात की जाती है, गॉडेस है ना, वो हो सकती हैं। क्योंकि उसमें जो एलिफेंट्स हैं वो अभिषेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और गज लक्ष्मी को गॉडेज ऑफ गुड फॉर्चून माना जाता है। और जो उनके भक्त वगैरह रहे होंगे, जो डिवोटीज थे, वो शायद समझते होंगे कि ये माया भी हो सकती हैं, ये गज लक्ष्मी भी हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें कोई स्वर्ग से तो बताने आएगा कि नहीं कि इनका रिप्रेजेंटेशन ये है। जैसे हिस्टोरियन समझ रहे हैं वैसे वो भी समझते होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सरपेंट की भी बात की गई है जो यहाँ पे है, ये बना हुआ इस फिगर में, है ना। अब इसके बारे में बताया गया है कि भाई ये भी किसी लोक परंपरा, ये पिलर्स पे बनाए गए हैं, तो ये भी किसी लोक परंपरा का हिस्सा थे। लेकिन हर परंपरा का जिक्र जो है नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द टेक्स्ट, तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता इन सरपेंट के बारे में। इसके बाद यहाँ पर जेम्स फर्गुसन की बात की गई है। इनको हम एक और कलर से कर दें भैया। इनके बारे में ये है कि उन्होंने उस समय जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर थे वो उनको स्टडी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उस वक्त वो नॉट येट बीन ट्रांसलेटेड, अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी नहीं किए थे, इंग्लिश में ना ट्रांसलेट रहे होंगे। तो उन्होंने सिर्फ फिगर देखी, मूर्तियाँ देखी और ये अंदाज़ा लगा लिया कि सांची जो है केंद्र रहा होगा, सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। इस कंक्लूजन पे पहुंच गए सिर्फ इमेजेस को देखकर। यहाँ देखिए दिया गया कि बोन, टेराकोटा एंड मेटल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्कल्पचर। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ मिल जाए, है ना, आपको सरफेस मिल जाए, उस पर आप छेनी हथौड़े से किसी भी चीज़ से खुरुच के चीज़ें बनाओ, हो गया। कई लोग तो जिस डेस्क पे बैठते हैं, है ना, उस डेस्क पे ब्लेड उलेड से, प्रकार की नोक ओक से खुरुच के अपना नाम वाम बना देते हैं, लिख देते हैं। और देखिए फिर आने वाले समय तक वो टिकी रहेंगी जब तक कि पूरी पूरी लकड़ी ख़त्म ना हो। ऐसे इतिहासकारों को भी मिल जाती बहुत बहुत पुरानी चीज़ें, इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। जो स्टोन स्कल्पचर्स होते हैं वो रेवेजेस ऑफ टाइम, यानी समय की मार से बच जाते हैं, और इसलिए इजीली अवेलेबल टू द हिस्टोरियंस, इसलिए हिस्टोरियंस को मिल जाते हैं, है ना। पत्थरों पे जो चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, जो क्योंकि पत्थर कहाँ नष्ट होते हैं जल्दी, हाँ घिस घिस के वो थोड़ा सा घिस जरूर जाते हैं। इसके अलावा जो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब अपनी बातों को पहुँचाने के और जो जरिए रहे हैं, जैसे पेंटिंग्स हैं, तो ये भी पास्ट में यूज़ की जाती थी। मतलब नॉट ओनली स्कल्पचर, पेंटिंग्स भी यूज़ की जाती थी दीवालों पे जो बनाई जाए, जिन्हें हम मुराल्स कहते हैं ना। तो अगर हम अर्लीस्ट पेंटिंग की बात करें, आदि मानव की पेंटिंग की बात करें, तो गुफाओं में रहता था, वो चित्र वगैरह बनाता था। दोज दैट हैव सर्वाइव बेस्ट आर ऑन वॉल केव्स। तो अगर हम पेंटिंग की बात करें, मतलब यहाँ पे स्कल्पचर की हम बात करें, तो पेंटिंग्स में जो पेंटिंग्स बच पाई हैं, है ना, वो गुफाओं की दीवालों पर हैं, जिन्हें गुफाओं के भित्त चित्र के रूप में है। इनमें से अजंता महाराष्ट्र की बहुत फेमस है। अजंता के साथ आपने एलोरा का भी नाम सुना होगा, आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना, आगे के टॉपिक में। अब जैसे अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो जातक की कथाएं भी दिखाती हैं। उनमें जो है डिपिक्शंस हैं, मतलब दर्शाए गए हैं जो कोर्टली लाइफ, मतलब राजा का दरबार है और दरबार लगा है, प्रोसेसन, जुलूस वगैरह दिखाए गए हैं। महिलाएं काम कर रही हैं, त्योहारों पे किस तरह का सीन होता था, तो वो भित्त चित्र के रूप में बनाए गए हैं। द आर्टिस्ट यूज्ड द टेक्निक ऑफ शेडिंग, और उसके बाद जो आर्टिस्ट इसे बनाते थे तो अपना तकनीक यूज़ करते थे शेडिंग की, जिससे 3 डायमेंशनल वो चीज़ें लगती थी। और कई जो पेंटिंग्स हैं बताइए उस समय की बहुत ही नेचुरलिस्टिक लगती, जैसे ये देखिए यहाँ पे है, ये अजंता का है, अजंता की पेंटिंग है। और यहाँ पे सीटेड फिगर एंड दो सर्विंग हिम, तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और जो उनकी सेवा कर रहे हैं ऐसे स्त्रियाँ हैं, है ना। तो कोई ये संत होंगे या कुछ होंगे, भक्त होंगे, पहुँचे हुए संत, ये आप देख सकते हैं। बताइए कितनी पुरानी पेंटिंग्स अभी तक है। इनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी अगले टॉपिक्स में लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस हम अगली बार कहीं भी ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप बहुत ही हल्के पेमेंट में बुक करिए ऑनलाइन डाउट सेशंस और हमसे पूछिए क्वेश्चंस। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।